वो शायद गधा रहा होगा। वो जेल के अंदर है। मेरा मन नहीं माना, मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा और मैं आज सभापति महोदय सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया करते करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है। और जो विज्ञापन दिया था, इस जानकारी के बाद वो विज्ञापन दोबारा अखबार में नहीं आया। वो विज्ञापन की तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता हूं। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उस विज्ञापन को जानते होंगे और देखा होगा उन्होंने। जो विज्ञापन दिया, जनता का भारतीय रिजर्व बैंक से यह सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों, और वो कहां से आया है। क्या यह कोई प्रतीकात्मक चित्रण है? यदि हां तो वो जानवर किसका प्रतीक है? क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, या उस मंत्रालय का जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए? अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है कि ये बहुत ही अनैतिक भी है, जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है तो आप अपने खाता धारकों के प्रति बैंक का ऐसा नकारात्मक रवैया न केवल आपत्तिजनक है बल्कि घोर निंदनीय भी है। आरबीआई ऐसे विज्ञापनों से नहीं बल्कि अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करके वह जनता में बैंकिंग साक्षरता और बैंकिंग सजगता जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सचेत और सावधान करें। उसी के बाद मैं समझता हूं जब भी हम लोग मोबाइल खोलते हैं कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है उसके अंदर। क्या सभापति महोदय डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लाखों लाख रुपया नहीं लूटा जा रहा है? आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो बजट दिया है, जो बजट में बातें निकल करके आ रही हैं, बजट में पीडीए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है सभापति महोदय। और जो लोग अपनी जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज वो जीडीपी रेट क्यों कम होता चला जा रहा है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है? न केवल जीडीपी बल्कि आज अगर हम 87 रुपए लेकर के ही $1 ले सकते हैं। कभी डॉलर को नीचे गिरने की कहानी कहीं किसी से जोड़ दी गई थी। आज सोचिए कितने रुपए हम इकट्ठे करते हैं तब जाकर के हमें $1 मिलता है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इस ग्रोथ रेट के कम होने का कारण जो सभापति महोदय मुझे समझ में आता है वो इन्वेस्टमेंट की कमी और कंजप्शन की कमी है। ये देश की आर्थिक विकास की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यही नहीं सभापति महोदय, जो भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, जो खाई पैदा होती जा रही है, इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि खाई कितनी है। मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश की संपदा पहुंच गई। जो ज्यादा लोग हैं वो गरीब हैं। उनके जीवन यापन के लिए 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बांटना पड़ रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है? और फिर दुनिया में हम पर कैपिटा इनकम में कहां खड़े हैं? अगर हम केवल सरकार से सभापति महोदय आपके माध्यम से जानना चाहें कि जिन परिवारों को आप राशन दे रहे हैं उन परिवारों की पर कैपिटा इनकम क्या है? और अगर विकसित भारत की तस्वीर लेकर के ये सरकार चलना चाहती है तो कम से कम सरकार की सभापति महोदय जिम्मेदारी बनती है कि जो 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं उनके आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है? एक बहुत प्रिय काम सरकार का है, इतना प्रिय है कि उसका नाम बदल करके इज्जत घर कर दिया गया। मुझे याद है कि एक छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग मां जिसने बकरी बेच करके अपना शौचालय बनाया था, और बकरी बेचने के बाद शौचालय जब बनाया
तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया। आखिरकार सवाल यह है कि बकरी उसे क्यों बेचनी पड़ गई? इसका मतलब यह है कि आपकी जो बनाई हुई स्कीम है वो जमीन पर नहीं पहुंच रही है, उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरकार पैसा क्यों नहीं पहुंचा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? वैसे तो सभापति महोदय, हम लोग डबल इंजन बहुत सुनते थे, और अब इस बजट में 2 इंजन और बढ़ गए हैं। सभापति महोदय, ये 4 इंजन वाला है बजट। 4 इंजन। लगता तो ऐसा है कि ये एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसीलिए इन्हें 4 इंजन लगाने पड़े हैं। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। और फिर एमएसपी की कानूनी गारंटी। सभापति महोदय, हजारों किसानों की जान चली गई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, लेकिन आज भी वो गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्या यही हमारा विकसित भारत होगा जिसमें किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है? जो किसान की आय दोगुनी का सपना ले रहे थे, उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके कही हुई बातों को अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो फसलें दलहन तिलहन बढ़ावा देने के लिए जो मिशन की घोषणा की गई थी, वो क्या मिशन अभी पूरा हुआ है? क्योंकि अभी तक हम लोग तिलहन इंपोर्ट कर रहे हैं। दलहन तिलहन के बारे में पहले बजट से कहा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, आज भी हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और उसका परिणाम यह है कि हम अपने किसानों को जो लाभ देना चाहते हैं वो नहीं लाभ दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना 100 पिछड़े जिलों के लिए घोषित हुई है, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। फल और सब्जी का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में योजना बनाई जाएगी। यही 4 इंजन की बजट है कि फल और सब्जी के लिए बाद में बजट बनाया जाएगा, बाद में बजट घोषित होगी। पॉलिसी क्या होगी वो बाद में तय होगा। किसी क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, शायद इस बजट में अध्यक्ष महोदय वो नहीं दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र में कार्यबल करीब 46% है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 18% है। किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि अभी हमारा किसान गरीब है। फसल बीमा योजना, मुझे याद है फसल बीमा योजना को लेकर के न जाने कितना प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब क्लेम करने की बात आती है तो जो आंकड़े बताते हैं वो अभी भी 3% से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। किसान के कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या विकसित भारत की यही तस्वीर होगी कि लाखों लाख किसान हमारा आत्महत्या कर ले? अब तो सुना है कि वो आंकड़े भी आना बंद हो गए हैं। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बढ़ाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है
कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। अगर क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो सबसे पहले असर अगर किसी पे पड़ेगा तो सबसे पहले प्रभावित अगर कोई होगा तो हमारा किसान प्रभावित होगा। उसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है? हमारे माननीय सदस्यों ने बहुतों ने कहा है जीएसटी को लेकर के न जाने क्या क्या सरकार बनाती है और जीएसटी से लगातार व्यापारियों को उलझा रही है। जब तक जीएसटी के बारे में व्यापारी समझ पाता है तब तक जीएसटी को बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं। अभी भी किसानों के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनमें 18-12% जीएसटी लिया जा रहा है। कम से कम अगर विकसित भारत का सपना ये सरकार देख रही है तो सभी के सभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो हमारा किसान इस्तेमाल करता है उसमें 0 जीएसटी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और कई योजनाएं सरकार लाई है। भंडारण की सुविधा किसको मिल रही है? सभापति महोदय, भंडारण को लेकर के भी सरकार का कोई रोड मैप जरूर होना चाहिए। ये कैसी अर्थव्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, जहां पर अर्थव्यवस्था को तो हम तीसरे नंबर पे पहुंचा रहे हैं लेकिन नौकरी और रोजगार उसके पास नहीं है। ग्रोथ है, ग्रोथ बताना चाहते हैं लेकिन रोजगार और नौकरी नहीं है। जो इनके मैन्युफैक्चरिंग के तमाम मिशन थे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जब तक इन्वेस्टमेंट का वातावरण नहीं सुधरेगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा इंजन इन्होंने बताया एमएसएमई, और एमएसएमई को लेकर के बहुत चिंता व्यक्त की। बजट भाषण में एमएसएमई सेक्टर को विकास का द्वितीय इंजन बताया गया, जो सही है, परंतु एमएसएमई के विकास के लिए बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में एमएसएमई के क्षेत्र में 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है जो कि हमारी माइक्रो यूनिट्स हैं। उनके लिए कोई योजना नहीं है, उनको विशेष मदद के लिए कोई प्रावधान न पहले किया गया न इस बजट में किया गया है। मैं केवल यूपी के बारे में कहना चाहता हूं कि यूपी में लगभग 96 लाख एमएसएमईज हैं लेकिन केवल 14 लाख पंजीकृत हैं। पूरे देश में 6 करोड़ हैं, एमएसएमई के विपरीत केवल 1 करोड़ पंजीकृत हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर 96 लाख एमएसएमईज हैं केवल यूपी में, 6 करोड़ पूरे देश में हैं और पंजीकृत केवल 14 लाख और 1 करोड़ हैं, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जागरूक होगी और अपनी डबल इंजन सरकारें जहां जहां चल रही हैं उनको जगाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा भी था जब लोग बजट के आने पर खुश होते थे क्योंकि बजट नई उम्मीद जगाता था, देश और जनता को आगे की ओर ले जाता था। लेकिन भाजपा सरकार के बजट में न देश के विकास के लिए कुछ होता है न जनता की तरक्की के लिए। बजट मायूसी लेकर नहीं आना चाहिए। बजट देश का आर्थिक मानचित्र होता है, वो दर्शाता है कि किस तरह पूरे देश का संतुलित मतलब